मुफ्ती साहब, मेरा चौथा सवाल आपसे जो होगा वो होगा जो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ है, ख़ास तौर पे हमने नाम सुना है आईओफी का, जो कि अकाउंटिंग ऑडिटिंग की स्टैंडर्ड बॉडी है इस्लामिक फाइनेंस के लिए। तो ये स्टैंडर्ड्स जो बॉडीज़ हैं, जो किस तरह से ये डेवलप होती हैं, कौन इनको अप्रूव करता है, और इनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है हर मज़हब में, जिस तरह या हर फ़िक्रे में हम जो देखते हैं। आईओफी को लेकर हम इस बात करें ख़ास तौर पे। देखिए, आपका सवाल बड़ा अच्छा है और ये आम तौर पर लोग पूछते हैं कि ये स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी क्या है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, यूरोप में, अमेरिका में, अरब में। तो देखिए, एक तो हमारे पास एक बहुत बड़ी इस वक्त आलम इस्लाम की तंजीम है, फिqhi तंजीम, जिसका नाम है मजमुअल फिक़्ह इस्लामी चलता। ये OIC के अंडर बनी थी, 1970 के 70s में बनी थी, 72-74 में। और उस वक्त से ये कलेक्टिव इज्तिहाद का काम करते हैं। इसमें सारे मुसलमान ममालिक और वो ममालिक जहाँ मुसलमान ज़्यादा तादाद में आबाद हैं, वहाँ से बड़े बड़े स्कॉलर नुमाइंदगी करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, 2 हफ्ते पहले इसका भी इजलास हुआ है जद्दा में। तो इसके अंदर सारे आलम इस्लाम के नुमाइंदे शरीक होते हैं और मुख्तलिफ मसाइल जो कि उम्मत की ज़रूरत है उसका हल पेश करते हैं। इसमें डिस्कशन होती है। इसमें फ़िक़्ह हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, हत्ता कि फ़िक़्ह जाफरिया, फ़िक़्ह बाजिया, ज़ैदिया, ये वो सारे फ़िक़्ह हैं जो इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। फ़िक़्ह ज़ाहिरिया, सलफ़िया, सारे उलमा जमा होते हैं और मुख्तलिफ आरा को डिस्कस करते हैं। इनके पिछले कोई तकरीबन कोई 40-45 इनके जो दौरे हो चुके हैं, सालाना बुनियादों पर होते हैं। उन सब का रिकॉर्ड, उनकी कार्रवाई भी अब छप चुकी है और वो मौजूद है। तो जब ये चलता रहा, तो जब इस्लामी फाइनेंस का काम शुरू हुआ, तो हमारे पास ये ख्याल पैदा हुआ 90s में कि हमारे पास ये जो इदारा है मजमुअल फिक़्ह इस्लामी का, ये तो ना इज्तिमाई काम करता है। इसके अंदर सिर्फ इस्लामिक फाइनेंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस भी करता है, मेडिकल के इशूज़ पे भी गौर करता है, सोशल पे भी। तो हमारे पास एक ऐसा इदारा बनना चाहिए जिसका सिर्फ और सिर्फ काम हो कि वो इस्लामी मालियाती इदारों के हवाले से कोई काम शुरू करे। इस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन जिसका आपने नाम लिया, इसका पूरा नाम ही यही है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सिर्फ वो इदारे जो कि इस्लामिक हों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उनके हवाले से, क्योंकि दुनिया भर में बैंक और अकाउंटिंग के हवाले से कल्चर ये था कि लोग स्टैंडर्ड डेवलपिंग अथॉरिटीज और बॉडीज होती हैं जो दुनिया भर में स्टैंडर्ड बनाती है। इसका फायदा होता है कि दुनिया में वो बैंक, चाहे वो अरब में खुले, अजम में खुले, फार ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, वो कमोबेश एक ही तरह से काम करें। उसकी वजह से ये ख्याल पैदा हुआ और ये सबसे पहले बहरीन में 1997-98 में इस पर कुछ उलमा जमा हुए। फिर वहाँ पर एक काउंसिल बनाई गई। आज से तकरीबन 25 साल पहले की बात है। और फिर उन्होंने ये शुरू किया कि उन्होंने अपने यहाँ बैठ कर, चूँकि बहरीन जो था वो आपके इल्म के दल्ला अलबरका का जो ग्रुप है उसके, वहाँ पर वो रहा राजही बैंक। तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से वहाँ पर फिर काम शुरू हुआ और उन्होंने वहाँ पर ये स्टैंडर्ड बनाने शुरू किए। आज ये जो अथॉरिटी है AOF, ये आलम इस्लाम की सबसे ज़्यादा इस्लामिक फाइनेंशियल स्टैंडर्ड के हवाले से रिस्पेक्टेड बॉडी है। इन्होंने शरिया स्टैंडर्ड इशू किए हैं 60 के करीब, इन्होंने इथिक्स के स्टैंडर्ड इशू किए, इन्होंने अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड इशू किए, इन्होंने गवर्नेंस के स्टैंडर्ड इशू किए। करीब करीब ये 100 स्टैंडर्ड इशू कर चुके हैं और दुनिया के अंदर इनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है हर जगह पर। इस लिहाज से ये बहुत ही इज्तिमाई इज्तिहाद का एक बहुत ही काबिल कदर इदारा है और इसका जो काम है ये आलम इस्लाम और सारी दुनिया में इसको बड़े पैमाने पर तस्लीम किया जाता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मुफ्ती साहब, मेरा पांचवा सवाल जो है वो है आपसे शरिया स्कॉलर्स के बनस्बत से। आम जिंदगी में हम देखते हैं कि मुफ्तीज़ हैं, मौलवीज़ हैं, इमाम्स हैं, आलम दीन हैं, जो हमें अपनी आम जिंदगी पे हिदायत देते हैं, उनसे हम हिदायत देते हैं, उनसे फतावे लेते हैं। तो इन रिलीजियस स्कॉलर्स में और जो शरिया स्कॉलर्स हैं जो कि इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की दुनिया में काम कर रहे हैं, इनमें क्या फ़र्क है, नंबर वन। और दूसरा जो सवाल है मेरा ये है कि अगर मेरे पास, जिस तरह से अभी SBR का फतवा है और आपने बताया कि जिस तरह से आईओफी काम करती है, जिस तरह से सारे फतावे डिस्कस होते हैं, तो क्या जब मेरे पास इकरास का फतवा आ गया, इकरास के शरिया बोर्ड का फतवा आ गया, तो ज़रूरी है कि क्या मैं अपने इमाम के पास, अपने मसलक के पास जाके उसकी दोबारा अप्रूवल लूँ, या उसी जो फतवे मुझे इकरास दिखा रहा है उस पर मैं अपनी फाइनेंसिंग ले सकता हूँ? शुक्रिया। जी देखिए, इसमें दो बातें हैं। आपने बड़ी अहम सवाल आजकल उठाया और ख़ास तौर पे ये हमारे तो भी मसला है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा सवाल आता है।
اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر شعبے کے ماہرین پیدا کیے ہیں. اب ہمارے پاس جو شعبہ ہے، ہمارے شعبے کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے شعبے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو تفسیر کے ماہر ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو حدیث کے ماہر ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو وراثت کے قوانین کے ماہر ہوتے ہیں. تو اسلامک فائنانس سے جو اسکالر وابستہ ہیں وہ فائنانس اینڈ کمرشل چیزوں کے حوالے سے ان کی اسپیشلائزیشن ہے. اور پچھلے آپ سمجھے کہ پچھلے 25 سال میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو وہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر ایک پراپر ڈگری ہے، وہ ڈگری کو حاصل کرتے ہیں. تو جب آپ ان چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس نے اپنی ڈگری، اپنی جو اسپیشلائزیشن فقہ فتویٰ کا ہے اس کے اندر اس فیلڈ میں کام کیا، تجربہ اس کو اس فیلڈ کا، تو اس چیز کے بارے میں جتنی نو ہاؤ اس کو درکار ہوتی ہے وہ عام آدمی کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی مسجد کے امام صاحب یا کوئی پروفیسر جو ہے اسلامی یونیورسٹی کے، وہ اگر تفسیر کے اوپر ریسرچ کریں اور دنیا میں جتنی تفاسیر پچھلے 500 سال میں لکھی گئی ہیں ان کے اوپر وہ اسٹڈی کریں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں گے. اس فیلڈ کے اندر اسلامی مالیاتی لوگ نہیں جانتے ہیں. جیسے میں اگر کہوں کہ بھائی تفسیر کے بارے میں ایکسپرٹ ہوں تو میں نہیں ہوں، تفسیر مجھے آتی ہے لیکن جتنا ایک تفسیر کے اندر پی ایچ ڈی کرنے والا ایکسپرٹ ہوگا. تو یہ فرق ہے کہ ایک مسجد کے اندر ایک امام صاحب ہیں، وہ ہو سکتا ہے بڑے اچھے عالم ہوں، بہت اچھے مفسر ہوں، مگر چونکہ ان کا ایریا یہ نہیں ہوتا تو بسا اوقات ان کے پاس بعض چیزوں میں ایسا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے، وچ از ویری لاجیکل. مطلب اس میں کوئی ایسی اچنبے کی اجنبیت کی بات نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ اگر اقراض نے ایک فتویٰ لیا ہے تو اقراض کے اوپر اعتماد سیدھے کا کام چلتا ہے. جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس، اور وہاں سے آپ کو ایک دوا مل جاتی ہے تو دوسرا آدمی چاہے ڈاکٹر کو نہ بھی جانتا ہو لیکن وہ انسٹیٹیوشنل چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ جس ہاسپٹل میں گئے وہ ریکگنائز ہاسپٹل ہے، وہاں ڈاکٹر اچھا ہوگا، اس نے اگر آپ کو دوا دی ہے تو ٹھیک ہے آپ کھائیں اس کو. اسی طرح سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اقراض نے سرٹیفکیشن لی شریعہ ریویو بیورو سے. شریعہ ریویو بیورو بحرین کے اندر باقاعدہ طور پہ سینٹرل بینک آف بحرین کی اتھرائزڈ ایک اسلامک شریعہ سرٹیفکیشن کمپنی ہے، شریعہ اسٹینڈرڈ کو فالو کرتی ہے. اس کے ساتھ اسکالر دنیا بھر سے جڑے ہیں، فتوی جاری کرتے ہیں. تو پھر اقراض کے کسٹمرز کو اس کو اثر نو جا کر ویریفائی کرنا شرعاً ضروری نہیں رہتا. ایک صاحب ہے وہ اپنے اطمینان کے لیے اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس فتوی لے کے جاتے ہیں، ان سے ڈسکشن کرتے ہیں، ایک الگ بات ہے. لیکن نہیں جاتا یا وہ ان سے کا سوال اگر کوئی یہ رکھے کہ کیا ان کے لیے جانا ضروری ہے، اس کا جواب دیا جائے گا کہ ضروری اس لیے نہیں ہے. کہ یہ بھی جو رائے ہے یہ بھی علماء کرام کی بہت غور و خوض کے بعد دی گئی ہے. ہاں اگر ایک اجنبی شخص کی رائے ہوتی ہے، کسی انفرادی شخص نے کاغذ پہ کوئی بات لکھی ہوتی تو پھر آپ پر لازم ہوتا کہ آپ جا کے اس کی تصدیق یا تائید ضرور کریں. تو یہ دو باتیں ہیں جس کو ہم اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو بہت ساری باتیں اس کے اندر کلیئر ہو جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ.